हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर चल रहा था। लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको वहाँ पर अगर बात करते हैं अल्कोहल की रिएक्शंस आपको बताई थी। अल्कोहल जिसमें फिनॉल की भी रिएक्शंस कुछ शामिल थी, जिसके वजह से एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था एस्टैटिफिकेशन की रिएक्शन। फिर मैंने आपको वो रिएक्शंस बताई थी जहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट करके रिएक्शंस होता था, जैसे PCl3 PCl5 SOCl2 से रिएक्शंस। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था लुकास टेस्ट के बारे में। फिर आपको वहाँ पर बताया था मैंने कि डिहाइड्रेशंस कराते थे क्या होगा, ऑक्सीडेशंस कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हो गई थी। आज हम लोग को यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शंस देखनी है। बहुत ही अच्छा टॉपिक्स हैं यहाँ पर जिसे क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पर है, ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल। बताइए फॉलोइंग रिएक्शन आर शोन बाय फिनॉल्स। फिनॉल के द्वारा बहुत सारी रिएक्शंस यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में अगर हम बात करते हैं तो इनकी रिएक्शंस पे आते हैं नाइट्रेशन, हैलोजनेशन सब देखने को मिलेगा हमें। लेकिन उससे पहले मैंने कहा था कि मैं आपको यहाँ पर कैसे पढ़ाऊंगा, तो जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं उसको मैं पहले आपको यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद तब NCERT की लाइन को वहाँ पर पढ़ूंगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस में पहली रिएक्शन जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप आ करके जुड़ेगा और उसको जोड़ने के लिए जो गाइड करेगा वहाँ पर हमारा OH ग्रुप होगा, और वहाँ पर जो ग्रुप आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस हम लोग सब जगह पढ़े थे। मैंने बेंजीन में भी पढ़ाया था सबसे लास्ट में, वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेलो एल्केन्स, हेलो एरेंस में भी जब एरोमेटिक हैलाइड्स था वहाँ पर भी पढ़े थे, और रिसेप्टर्स में भी हम लोग यहाँ पर फिनॉल के लिए पढ़ेंगे, और आगे ईथर आएगा वहाँ पर भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहली रिएक्शंस की बात आती है वो आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रेशन के बारे में। ठीक है, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन पे हमें ध्यान देना है कि नाइट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे। कोई अलग चीज़ अगर आपको देखने को मिलती है, क्योंकि नॉर्मली वैसे नाइट्रेशन के लिए हम क्या करते थे, कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 का यूज़ करते थे। तो सवाल है क्या यहाँ पर भी ऐसा यूज़ किया जाएगा या फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट लगेगा, वो सारी चीज़ आपको ध्यान देना है। जहाँ पर वही सेम ट्रेंड हो रहा है, ठीक है, सेम चीज़ों का यूज़ करके नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, सल्फोनेशन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर कुछ आपको कुछ भी नया लगे तो आपको वहाँ पर ज़रूर उस पर ध्यान देना। जैसे अगर यहाँ पर बात करते हैं फिनॉल, और फिनॉल के लिए बताया गया जो OH ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं आप बताओगे? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है। एक्टिवेटिंग, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाते हैं। मतलब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है। अब ये क्या कर जाता है आपको ध्यान देना। कह रहे हैं कि अब आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो, एक ही NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर जाकर के जुड़े, फिर एक से ज़्यादा जुड़े। तो उसके लिए आपको कहा गया कि अगर हम चाहते हैं एक ही ग्रुप, यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर एक ही NO2 ग्रुप जाके जुड़े, इसको कहते हैं मोनो नाइट्रेशंस कराना चाहते हैं। तो कहा गया एक काम करना, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, अगर इसको थोड़ी सी अच्छी कंडीशंस मिल जाएगी, ये मोनो नहीं ट्राई सब्स्टिट्यूशंस कराने लगता है। इसलिए बताया गया इसकी रिएक्शंस अगर आपको करानी है कुछ और नहीं, केवल डाइल्यूट HNO3 यूज़ करना है, डाइल्यूट HNO3। और टेम्परेचर आपको बताया गया यहाँ पर काफ़ी लो टेम्परेचर का यूज़ करना है, ठीक है। और टेम्परेचर लगभग बताया गया 298 केल्विन, जैसे रूम टेम्परेचर के आसपास। तो यहाँ से NO2 प्लस खुद ये खींच के निकालेगा वहाँ पर, आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, और वो जा करके ऑर्थो और पैरा पर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना आपको, यहाँ पर ऑर्थो ठीक है, तो आपका ये ऑर्थो पर नाइट्रोफिनॉल बन सकता है, और साथ साथ पैरा नाइट्रोफिनॉल हो सकता है वहाँ पर। ठीक है, आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल हो सकता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। और यहाँ पर याद रखना कि अगर हम बात करते हैं, वैसे यहाँ पर लिखता नहीं, लेकिन अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं, वैसे जो पैरा वाले होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑर्थो वाला ज़्यादा हो जाएगा। उसका एक रीज़न आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल की अगर बात करते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या पाया जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप बताओ कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इनको मिल जाती है। तो ये क्या हो जाते हैं, ज़्यादा बनते हैं वो कम बनते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ पर बताया गया। याद रखना कि अगर आप डाइल्यूट HNO3 लो टेम्परेचर यूज करोगे तभी जाकर के मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो प्रोडक्ट फिनॉल का बनेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल तभी बन सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, और यहाँ पर अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात आए तो आपको पता है कि पूरा कई बार इन पे हम लोग चर्चा किए हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर बताता हूँ कि क्या होगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है।
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात आ जाए, कौन ज़्यादा कौन कम, तो पैरा ज़्यादा होता है ऑर्थो से। ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन की जा चुकी है कई बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती थी पैरानाइट्रोफिनॉल से, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, तो याद रखना अगर बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स पैरा का ज़्यादा हो जाता है किससे, ऑर्थो से। क्यों? क्योंकि पैरा में पाया जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ता है, जबकि इनमें पाया जाता है इंट्रा की वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पैरा नाइट्रो, आप बताओगे यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वहाँ पर एसोसिएशंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाता है, ठीक है। फिर और क्या बात आपको याद रखना है, अगर हमसे पूछा जाए वोलेटिलिटी, इसका मतलब क्या हो जाता है, वेपर बनाने की टेंडेंसी। भाई जाहिर सी बात है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट्स कम होगा वही तो ज़्यादा वेपर बनाएगा, तो बताओगे ऑर्थो का ज़्यादा हो जाएगा पैरा का। फिर अगर हमसे पूछा जाए स्टीम वोलेटाइल कौन है, ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए स्टीम वोलेटाइल, ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि इन सब पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, याद रहे पैरानाइट्रोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हमारा स्टीम वोलेटाइल है, मतलब इसको अगर स्टीम पास करके अगर इसको हिट करते हैं तो बड़ी आसानी से वेपराइज हो जाता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है, स्टीम वोलेटाइल हो गया। फिर अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपको पता है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, तो बताओगे ऑर्थो में। वही अगर हमसे पूछा जाए इंटर, मतलब बिटवीन टू, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बताओगे पैरा। तो ऐसा कुछ हो जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा का ज़्यादा हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट पैरा का ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वोलेटिलिटी की बात करते हैं ऑर्थो का ज़्यादा हो जाएगा पैरा से। और ये अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पर, ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाई कौन सी टेक्निक, आपको पता है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। अगर एक बीकर में हमारे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल दोनों को मिला दिया, कहा कि अब एक काम करो, इसमें से ऑर्थो अलग करो पैरा अलग करो, तो हमारे पास टेक्निक कौन सी होगी, स्टीम डिस्टिलेशन। प्यूरिफिकेशन मेथड में आपको पढ़ा रहा था और तो वहाँ पर आपको बताया था, ठीक है। ऐसे कुछ पॉइंट्स है, जब भी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल की बात आए तो ये सब के सब आपको हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि इस पर लगभग क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है, बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर। ये तब है जब आप ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल बनाने के लिए कंडीशन चाहिए, डाइल्यूट HNO3 यूज करोगे तभी बन सकता है, और वो भी लो टेम्परेचर पे रखोगे तब जाकर के ऐसे या तो ऑर्थो या तो पैरा वाला मिलेगा, ठीक है। अब इसको हटाए, अब बात करते हैं यहाँ पर अगर हम डाइल्यूट ना रखें तो, अगर वहाँ पर कंसनट्रेट रख दिए तो अब क्या हो जाएगा। तो आपको कहता है कि अगर हम वहाँ पर क्या यूज कर देते हैं, कंसनट्रेट। तो एक बार फिर से अगला पॉइंट यहाँ पर, अगर हम फिनॉल उठा लिए ना और फिनॉल की रिएक्शंस हम करा देते हैं, यहाँ पर ध्यान देना कंसनट्रेट HNO3, अब भूल जाओ कि अब मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब कंसनट्रेट हो गया, इसकी एक्टिवेटिंग पावर इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वो क्या कर जाता है, अगर कंसनट्रेट को देख लेता है ना, तो अब उस कंडीशन में याद रहे तो क्या कर जाता है, ऑर्थो पर पैरा पर फिर से ऑर्थो पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या बन जाता है आपके, ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाता है, जिसको हम नॉर्मली पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं, कि नहीं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसीलिए आपको हमेशा से याद रखना है, अगर फिनॉल के सामने डाइल्यूट एसिड बोले तब आपको ऑर्थो और पैरा वाला बनाना, और कंसनट्रेट बोल दे तो अब आपको ऑर्थो पैरा नहीं, अब आपको यहाँ पर ट्राई सब्सटीट्यूटेड, मतलब 2 ऑर्थो पर और 1 पैरा पर, जो बोलते हैं यहाँ पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड आपको बनाना है। समझ में कब क्या करना है। तो जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं डाइल्यूट और कंसनट्रेट से ही प्रोडक्ट बदल जाता है, तो पूछने में क्या जाता है, पूछेंगे तो जरूर वो, ठीक है। अगर उनकी निगाह पड़ती है इस पर क्वेश्चन से पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए इस पर जरूर ध्यान देना। ऐसा नहीं कि आप पूरा चैप्टर पढ़ डालें और इसी में नहीं समझ में आया कब 1 लगाना है, कब 2 लगाना है, कब 3 लगाना है। तो याद रखना 1 तब लगेगा जब आपका डाइल्यूट होगा, और 3 लग जाएंगे जैसे आप वहाँ पर कंसनट्रेट यूज करते हो,
ठीक है, तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है, समझ में। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि आपकी बुक में नाइट्रेशन के लिए क्या क्या लिखता है। चलिए यहाँ से हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले ये कह रहा है कि भाई फिनॉल जो है OH ग्रुप जो बेंजीन के ऊपर बैठा हुआ है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टली है, क्योंकि एक प्लस M ग्रुप की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो सबसे पहले उन्हें को ऐसा रीड कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस इन फिनॉल, द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस ऑन एरोमेटिक रिंग्स आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या हो जाते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो जाते हैं। द OH ग्रुप attached to the benzene rings activate it towards electrophilic substitution। कह रहे बेंजीन रिंग के ऊपर जो OH ग्रुप बैठा हुआ है वो उस रिएक्शन को क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना बहुत अच्छे से पसंद करता है। क्यों? ऑल्सो इट डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप्स टू ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शन। एक तो अच्छा खासा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है और साथ ही साथ क्या कर जाता है, वहां पर आपको बताया गया ऑर्थो पैरा पर भी आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को भेजता है। द रिंग एज दीज पोजिशन बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ बाय कॉज्ड बाय द OH ग्रुप। कह रहे OH ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर ही नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं तो द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर शोन अंडर द एसिडिटी ऑफ द फिनॉल। कह रहे फिनॉल का जो पिछले लेक्चर में एसिडिटी पढ़ रहे थे वहां पर आपको ये बताया गया था। फिर कह रहे कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सबसे पहले आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कह रहे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए देखना यहाँ पर क्या होता है। नाइट्रेशन विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लो टेम्परेचर। कहां पर लो टेम्परेचर का मतलब यहां पर 298 केल्विन, ठीक है, लो टेम्परेचर। फिनॉल यील्ड अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल क्या करता है वहां पर पैरा एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन कराता है, लेकिन याद रहे कब, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और कहां पर, लो टेम्परेचर पे, तब ऐसा काम होगा। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और लो टेम्परेचर पे आप देख रहे हो वहां पर टेम्परेचर मेंशन किया है 298 केल्विन, तब जाकर के ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल्स बन सकते हैं। फिर यहाँ पर इनके बारे में कुछ क्वालिटीज बता रहे थे। ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। इन दोनों को अगर सेपरेट करना है तो कैसे सेपरेट कर सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या हो जाता है, स्टीम वोलेटाइल हो जाता है। ये एक लाइन और आपको मिल रहा है, क्योंकि वो क्या हो जाता है उसके साथ बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स होता नहीं, स्टीम वोलेटाइल ही होता है। जबकि कह रहे हैं कि वाइल पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू, क्योंकि इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच कॉज द एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ऐसा आपको बताया गया। फिर यहां पर आपको बताया गया ये रहा इंट्रामोलिकुलर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में एक पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल। एक पैरा नाइट्रोफिनॉल का जो OH ग्रुप है NO2 ग्रुप के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ऐसे यहाँ पर किसी और के साथ बनाएगा, ऐसा हो जाता है। पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डाइल्यूट एसिड के केसेस में डाइल्यूट HNO3 के साथ ऐसा व्यवहार आपको देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पर कहता है विथ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। याद रखना अब बात बदल रही, कंसंट्रेट फिनॉल इज कन्वर्टेड टू 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। द प्रोडक्ट इज कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड। द यील्ड ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट इज पुअर। लेकिन कह रहे हैं ये जो रिएक्शन प्रोडक्ट यहाँ पर होता है, पिक्रिक एसिड बन जाता है लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, उतना अच्छा प्रोडक्ट आपका नहीं बन पाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फिनॉल था, कंसंट्रेट NO3 डाल दिया, तो अब यहाँ पर एक नहीं जोड़ोगे, आप कितना जोड़ोगे, यहाँ पर 3 जोड़ देते हो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। और आपको यहां पर क्या बोलता है, कहता है नाउअडेज, आज के समय में पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटिंग फिनॉल फर्स्ट विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। कह रहे हैं कि आज के समय अच्छी क्वालिटी में अगर पिक्रिक एसिड बनाना है तो फिनॉल की रिएक्शन सबसे पहले हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं, फिर उसके बाद विच कन्वर्ट इट, जिससे फिनॉल कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड में। अब क्या होगा, एंड देन अब उसके बाद क्या करना है आपको, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड डालना है, तब जाकर के आप पाएंगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और कह रहे क्या आप इस रिएक्शंस को लिख सकते हैं, तो चलो लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये रहा फिनॉल, कह रहे भाई पहले फिनॉल की रिएक्शन आप करा दो कंसंट्रेट H2SO4 से। जो कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं
ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो जाता है, क्या बताओगे, ऑर्थो पर SO3H आ जाता है और पैरा पर SO3H आ जाता है, मतलब ये। अब आपको यहाँ पर यही कह रहे हैं, अगर हम यहाँ पर ध्यान देते तो अब इसका नाम इसी को ये कहता है फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये बन जाता है। अब क्या बोल रहे हैं पता है, कह रहे अब इसके बाद आप एक काम करो, कंसंट्रेट HNO3 डालो, तब आपको एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी ईल्ड के साथ पिक्रिक एसिड मिलेगा। अब यहाँ पर जा करके आप देखेंगे, अब जा करके वहाँ पर ये बन जाता है ग्रुप। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाता है, पिक्रिक एसिड कहलाता है, 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनोल। तो ये आपको बताया गया कि अगर आज के समय में, नाउ डेज, आज के समय की बात कर रहा है, पिक्रिक एसिड को कैसे बनाया जा रहा है। कह रहे हैं कि अब फिनोल की रिएक्शन सबसे पहले किससे करा देते हैं, कह रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4 से, मतलब ऐसा कह सकते हैं सल्फोनेशन। तो फिनोल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड बन जाता है। फिर इसकी रिएक्शन कह रहे हैं अब डालो वहां पर कंसंट्रेट HNO3, तो जाकर के आपको यहाँ पर पिक्रिक एसिड मिल जाता है। ठीक है, वही आपको यहाँ पर बताया। चलो अगली रिएक्शन आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कह रहा है हैलोजिनेशन। चलो हैलोजिनेशन पहले मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद फिर इसको रीड कर लेते हैं। दूसरा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो है हैलोजिनेशन। सेकेंड जो रिएक्शन है वो हैलोजिनेशन है। और जब हैलोजिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें भी आपको दो, सबसे पहले कह रहे अगर आप फिनोल की रिएक्शन, फिनोल के बारे में आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है इसके ऊपर, बेंजीन की OH ग्रुप। तो ये क्या हो जाता है, अगर आप चाहते केवल एक हैलोजन जाके जुड़े, जैसे हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, तो एक ही ब्रोमीन जाकर के एक बार में बेंजीन रिंग के फिनोल के ऊपर बैठे, तो वहां पर आपको कह रहे हैं कि भाई तब तो आपको बहुत बच बचा के करना पड़ेगा। बच बचा के करने का मतलब आपको यहाँ पर ये कहता है, कह रहे आप तो ब्रोमीन यूज कर लो, और ब्रोमीन के साथ वैसे ज्यादातर हम किसी का हैलोजिनेशन कराते थे, तो हैलोजन के साथ हमें कोई एक लिविस एसिड जैसे FeCl3, FeBr3, AlCl3 या फिर केवल आयरन भी यूज करना पड़ता था, जो वहां पर क्या करता था, आप बताओगे, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल को बनाता था, जो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर जाके जुड़ जाता था। लेकिन यहां पर कहता है साफ साफ कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई लिविस एसिड लेकर के नहीं चलने की जरूरत है। बस एक काम ये करो, आप ब्रोमीन आप यूज करो, और उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूट एक ब्रोमीन वाला ही प्रोडक्ट चाहिए, आप लेस पोलर सॉल्वेंट यूज कर लेना। लेस पोलर सॉल्वेंट जैसे हम CH2 बोल देते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, या फिर कहता है क्लोरोफॉर्म CHCl3। याद रहे ये क्या हो जाते हैं, लो पोलर या फिर लेस पोलर सॉल्वेंट इनको कहते हैं, पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, ज्यादा पोलरिटी नहीं होनी चाहिए। तो कहा गया तब यहां पर क्या हो जाएगा कि ब्रोमीन निकल के आएगा, और आप देखेंगे फिनोल के ऑर्थो पर ऑर्थो ब्रोमोफिनोल या फिर 2 ब्रोमोफिनोल कह सकते हैं IPC में, और आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर पैरा ब्रोमोफिनोल या फिर 4 ब्रोमोफिनोल। आप इसको कह सकते हैं ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, यहाँ पर आप कहेंगे पैरा ब्रोमोफिनोल। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। तो इसीलिए याद रखना कि अगर आप क्या करते हैं, Br2 और लेस पोलर सॉलिड भी कह रहे हैं बहुत लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मतलब आपको पता है, यहाँ पर देख रहे हैं 273 केल्विन, 0 डिग्री से, तब जाकर के ये चीजें होंगी। और अगर आपने कहा नहीं हम एक काम करते हैं, पोलर सॉल्वेंट उठा लेते, देखते हैं क्या हो जाएगा आखिर। कहा गया ठीक है, उठा के देख लो। अब Br2 वाटर उठा लो, क्या कर सकते हैं, Br2 वाटर ऐसे लिख देगा या फिर H2 लिख दे, ये तो ये एक पोलर सॉल्वेंट है। अब बताओ कि पोलर सॉल्वेंट, अब इस कंडीशन पे यहाँ पर इसको अच्छा खासा इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, और वो क्या कर जाता है फिनोल, अब कहेगा ये देखो, देख रहे हैं यहाँ पर ये, अब ये बना देगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ठीक है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बन जाता है। ठीक है, ये ट्राई सब्स्टिट्यूशन जब आपने Br2 के साथ कोई पोलर सॉल्वेंट का यूज कर लिया, नॉन पोलर बहुत बच बचा के लो टेम्परेचर,
तब तो मोनो वाला दे देगा। लेकिन अगर आपने ब्रोमीन वाटर यूज किया तब कह रहा भाई अब हमारे बस में नहीं है, अब मोनो नहीं, अब यहाँ पर क्या देना पड़ेगा हमें, यहाँ पर ट्राई सब्स्टिट्यूशन। ये सब का सब क्यों ऐसा हो रहा है, वो तो क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, ये इसी की वजह से। अगर आपको प्लस एम ग्रुप याद हो तो प्लस एम ग्रुप में मैंने जब उसको ऑर्डर में पढ़ा था रिएक्शन मैकेनिज्म में, मैंने स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, फिर मॉडरेटिंग, फिर वीकर डीएक्टिवेटिंग ऐसा बनाया था। वहाँ पर इन लोग को तो बताया था, ठीक है। NH2 था, OH था, OR था, ये सब के सब इसी में आए थे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना। और साथ ही साथ ये बताया कि ये जो कंपाउंड्स बन जाता है ना, इसका प्रेसिपिटेट हो जाता है, वो जाकर के सोल्यूशन नीचे बैठ जाता है, व्हाइट पीपीटी आपको देने का काम करता है। तो ऐसा आपको बताया गया, ऐसा समझ। तो चलिए अब देखते हैं इसको। हेलोजिनेशंस, अब इसको रेट करते हैं यहां से। हेलोजिनेशंस कह रहा है कि ऑन ट्रीटमेंट फिनॉल विथ, किसके साथ, कह रहा है अगर फिनॉल की ट्रीटमेंट करें विथ ब्रोमीन, ठीक है, डिफरेंट रिएक्शंस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ब्रोमीन के साथ आप इसकी रिएक्शंस करा दो, ब्रोमिनेशंस हो जाएगा, लेकिन याद रहे कि अगर आप जैसी कंडीशंस देंगे वैसे प्रोडक्ट्स बनेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर ए वाला फर्स्ट कह रहे हैं, व्हेन द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन सॉल्वेंट ऑफ अ लो पोलैरिटी, लो पोलर सॉल्वेंट की बात करें, लो पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट आप रख रहे हैं, जैसे कि आपको कह रहे हैं जैसे क्लोरोफॉर्म हो जाए, लो पोलर हो जाता है ना, CH2 हो जाए, पता है कि एंड लो टेम्परेचर, और वो भी कह रहे हैं कि काफी कम टेम्परेचर पे, ठीक है, तो मोनोब्रोमोफिनॉल्स आर फॉर्म, तब मोनोब्रोमोफिनॉल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये था, ठीक है। आपने देखा Br2CCl4 लेस पोलर सॉल्वेंट का यूज किया, अब देखा ना 0 डिग्री सी, मतलब 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सी। तो बताओगे ऑर्थो और पैरा, और हमेशा याद रखना पैरा वाला मेजर बनता है, बस भाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के केस में ऑर्थो हुआ था मेजर, नहीं इसके अलावा हमेशा पैरा मेजर होता है, ठीक है। कोई स्पेशल केस हो तो एक अलग बात है, नहीं तो आपको जितने मिलते हैं मैक्सिमम सब पैरा वाले मेजर होता है। फिर बताया गया द यूजुअल हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन्स टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। कह रहे ज्यादातर जो हैलोजिनेशन हम बेंजीन रिंग्स का कराते हैं, हमारे पास एक लेविस एसिड की जरूरत पड़ती है, जैसे कि FeBr3, लेकिन यहां पर तो उसको नहीं लिखा गया। बताया गया विच पोलराइज द हैलोजन मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से वहां पर हैलोजन एज अ X+ ग्रुप में इलेक्ट्रोफाइल बन करके निकलता था। फिर बताया इन केस ऑफ फिनॉल द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इवन इन द अब्सेंस ऑफ लेविस एसिड। कह रहे कि यहां पर इस रिएक्शंस में अगर हम ध्यान दें तो बिना लेविस एसिड के भी पोलराइजेशन हो जाता है, ब्रोमीन जाकर के ऑर्थो पैरा पर जुड़ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, पूरा का पूरा श्रेय जाएगा OH ग्रुप के ऊपर। इट इज ड्यू टू द हाईली, क्या लिख रहे हैं, हाईली, छोटा मोटा नहीं, हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप। ये सब कुछ OH की वजह से ही हो रहा है, इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग है कि वो कह रहा है कि कुछ लेविस एसिड मत यूज करो, बस उसको सामने रख दो, वहीं से हम Br+ निकाल करके ऑर्थो पैरा पर जोड़ लेंगे, अटैच टू द बेंजीन रिंग। चलो अब आते हैं यहाँ पर, कह रहे व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर, याद रखना यहाँ पर कंडीशंस बदल रहा है, ब्रोमीन वाटर अब क्या बन जाएगा, कह रहे कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल इज फॉर्म्ड एज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देता है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये रहा हमारा फिनॉल, फिनॉल यहाँ पर Br2 वाटर भी है, ठीक है, वाटर आपको ऊपर थ्योरी में लिखा ना, वाटर। तो बताओगे अब एक नहीं जुड़ेगा, 1, 2 and 3, 3 ब्रोमीन आ गया, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, और इसका ऊपर लिखा गया कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ पर लिखा ना व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, तो ये भी आपको ध्यान देना, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, ठीक। चलो अगली रिएक्शन से यहाँ पर आ जाता है, कह रहा है कि कुछ और रिएक्शंस हमें देखने को मिलती है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो आपको 2 बताया, इसके अलावा कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं और अच्छी अच्छी रिएक्शंस, उसको भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर जो अगली रिएक्शन का नाम है कोलबेज रिएक्शंस, क्या होता है इसको समझते हैं, फिर उसके बाद तब इसको रेट करते हैं। कोलबेज रिएक्शंस की बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर पहला था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है यहाँ पर कोलबे रिएक्शंस, कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शंस और कोलबेज रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको बताया गया, पहले मैं मेन रिएक्शंस लिखूंगा कि क्या होता है, फिर कैसे होगा उसको भी बताता हूं।
जब कोल्बे रिएक्शंस आएगा तो यहाँ पर रहेगा फिनॉल, और फिनॉल के सामने देखना ऐसे आपको कैसे ध्यान देना है, ऐसे फर्स्ट यहाँ पर लिख देगा एक NaOH बेस, फिर सेकेंड आपको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड आपको यहाँ पर ठीक है लिख देगा एसिडिक मीडियम। इतना फिनॉल के सामने जब कभी भी आपको ये देखने को मिल जाए, आए समझ में, फिनॉल के सामने जब भी आपको ये सब देखने को मिल जाए तुरंत के तुरंत पहचान लेना ये तो कोल्बे रिएक्शन है। और कोल्बे रिएक्शन है तो यहाँ पर क्या होगा, याद रखना यहाँ पर ये OH हुआ, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे ही एक COOH ग्रुप आकर के जुड़ जाता है, तो ये फिनॉल से ये क्या हो जाता है, अब इसको ऐसा लिखित कह सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, ये 1 ये 2 होगा, 2 हाइड्रोक्सी आप कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, या फिर इसका कॉमन नेम, ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं इसको, सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं भाई, सैलिसिलिक एसिड। पिछले टर्म पे आपको बताया था सैलिसिलिक एसिड का जब एसिटाइलेशन कराते थे तो कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको क्या बोलते थे वहां पर, क्या बोलते हैं इसको, आप वहां पर बताओगे एस्प्रिन कहा जाता था। तो ये तो मेन रिएक्शन है जो आपको बताया गया, ठीक है। ऐसे ही आपको ज्यादातर चांसेस देखने को मिलेगा, या फिर कभी ऐसे रिएक्शन दे दिया जब पूछा कौन सी रिएक्शन है, तो आपको ध्यान देना। लेकिन ये हुआ कैसे, अब इसको यहाँ पर ध्यान देते हैं, थोड़ी सी मैकेनिज्म में चलते हैं। फिनॉल की रिएक्शन जब सबसे पहले हम NaOH से कराते हैं ना, आपको तो NaOH एक बेस है और फिनॉल एक एसिड है, और ये इतना एसिड है कि वो NaOH से रिएक्शंस कर जाता है और यहाँ पर बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड। आप देखिए वो क्या बना देगा, सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड की एक खास बात होती है, ऑर्थो पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कुछ ज़्यादा अच्छे से बढ़ाने लगता है, और इतना अच्छा खासा एक्टिवेटिंग हो जाता है ये कि याद रखना यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सेकंड स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर आपसे पूछा जाए पोलर की नॉन पोलर, आप तुरंत के तुरंत कहेंगे भाई ये तो नॉन पोलर है, इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। लेकिन इतना अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप ये हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, और प्लस बना करके यहाँ पर क्या हो जाता है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे एक हाइड्रोजन बैठा हुआ है, ठीक है, उसी की जहाँ पर इसको ला करके यहाँ पर जोड़ता है। और ऐसे ध्यान से समझना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, पॉजिटिव का मतलब बताओ ये किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। आप बताओगे यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल भले ही वो वीक है, अब बताओगे वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शंस में। और वीक इलेक्ट्रोफाइल चूंकि ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कुछ ज्यादा बढ़ाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे आकर के यहाँ पर बैठेगा, जैसे कि मैंने हर जगह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको बताया, और यहाँ पर बैठेगा तो यहाँ से फिर H को हटाना पड़ेगा, और ये H हट करके कहीं और पर नहीं, ये जो माइनस चार्ज यहाँ पर है इसी से जाकर के जुड़ जाता है, और फाइनल जो आपका प्रोडक्ट बनेगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना। ऐसे यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड को ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कार्बन आकर के बैठ गया, ये देखो इस कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस में था, लेकिन ये H प्लस जाकर के बैठा तो क्या हो जाएगा OH। ये H कहाँ से आया बताओ, H यही वाला H है, ठीक है, ये जाकर के इस ऑक्सीजन से बैठा। लेकिन अब क्या हो जाता है, तीसरे स्टेप, ये दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप कह रहे हैं एसिडिक मीडियम देना। एसिडिक मीडियम जैसे डाइल्यूट एसिड वगैरह हम वहाँ पर यूज करते हैं, तो ये H प्लस का काम क्या होगा आपको पता है, यहाँ पर जो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पर ONA बना है, वो क्या करता है, इसी Na को हटा करके यहाँ पर जुड़ जाएगा, और आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बन के तैयार हो जाता है। ये OH आ जाएगा, फिर से फिनॉल बन जाएगा, और यहाँ पर आपका COOH ग्रुप आकर के बैठ जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। आया समझ में कैसे क्या हुआ, इसलिए आपको इतना 3 स्टेप में दे सकता है, हो सकता है ये लिखे बीच का कोई स्टेप गायब करके फिर पूछे प्रोडक्ट क्या बनेगा, या फिर कुछ भी आपको इनको दे दे, ठीक है, ये दे करके यहाँ पर A लिख दे, फिर वो लिख दे, पूछा जाए ये क्या है, आपसे ऐसा पूछ सकते हैं। या फिर आपको ज्यादातर चांसेस है फिनॉल लिखे, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे आपको लिख दे क्रमशः, उसके बाद आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट क्या होगा, आपको तुरंत समझ लेना है। और एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कोल्बे रिएक्शंस में अगर हमसे पूछा जाए इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करता है, ठीक है, तो आप बताओगे यहाँ पर CO2 एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोल्बेज रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले कौन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से नहीं, आपके पास एक टर्म है क्या, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट से। कैसा है भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ना समझ में कोल्बे रिएक्शन समझना आया, क्या बन जाता है प्रोडक्ट का नाम सैलिसिलिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे ही COH ग्रुप जाकर के बैठता है, ये भी आपको ध्यान देना, ठीक है। चलो अब इसको रीड करते हैं। कोल्बे रिएक्शंस,
कोलबेज रिएक्शंस की अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पर कहता है कि फिनॉक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कह रहे फिनॉल की रिएक्शन जब NaOH से कराते हैं तो क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ये कह रहा है कि फिनॉक्साइड आयन बनेगा कैसे, जब फिनॉल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH से जब रिएक्शन करेगा तब फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इज इवन मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। और जब सोडियम फिनॉक्साइड क्यों बना रहे हैं हम लोग, कहा गया ये फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर। और किसके प्रति बताइए, टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशंस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के प्रति फिनॉक्साइड आयन ज्यादा रिएक्टिव होता है। और हम चाहते हैं अगर किसी रिएक्शंस कराएं तो अच्छे से रिएक्शंस हो, इसलिए क्या हो जाता है, फिनॉल की जहां पर पहले इसको फिनॉक्साइड आयन बना लेते हैं। फिर बताया गया हेंस इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशंस विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे कि इतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है ये फिनॉक्साइड आयन, वो क्या कर रहा है कि कह रहे कि यहां तक कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या हो जाता है बेचारा एक वीक इलेक्ट्रोफाइल था, उसको भी इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा डाला, इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग हो जाते हैं। फिर बताया गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज फॉर्म द मेन रिएक्शन प्रोडक्ट। जो मेन रिएक्शन प्रोडक्ट होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये बनके तैयार हो जाता है जो मैंने आपको बताया यहां पर। ठीक है, ऐसा कुछ यहां पर होगा। और देखिए अगर हम लोग यहाँ पर, ये रहा OH और यहाँ पर NaOH जाकर के रिएक्शन करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर सेकंड यहाँ पर एसिटिक मीडियम दोनों डाल देते हैं, तो अब बताओ कि यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, इनके क्योंकि मेन ये है, इनके रिसिप्ट यहाँ पर 1 ये 2 कर सकते हैं, या फिर इनके रिसिप्ट में ये ऑर्थो पोजिशन होगा, ऐसे कह सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं, जिसका कॉमन नेम सैलिसिलिक एसिड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट एक और रिएक्शन से रीमर टिमन रिएक्शन से, उसको भी देखता हूँ फिर रीड कराता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगले जो रिएक्शन सबको यहाँ पर बताए जा रहे, रीमर टिमन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में हम लोग RTR भी कह सकते हैं ना, काफ़ी अच्छी रिएक्शन है यहाँ पर भी। कह रहे हैं कि रीमर टिमर रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं सेम वैसे फिर से लिख रहा हूँ मेन रिएक्शंस, फिर कैसे हुआ वो भी आपको बताता हूँ। ये होगा हमारा फिनॉल, और याद रहे एरो पर वो क्या लिखता है आपको पता है, नंबर 1 यहाँ पर ऐसे लिख देगा। ठीक है, NaOH और साथ साथ यहाँ पर क्लोरोफॉर्म लिख देता है CHCl3, और सेकेंड यहाँ पर लिख देगा एसिडिक मीडियम। तो क्या होगा याद रखना, जब ऐसा कुछ यहाँ पर होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा OH तो है फिनॉल, और इसी के ऑर्थो मतलब बगल वाले पोजीशन पे यहाँ पर बगल वाले कार्बन पे CHO ग्रुप जाकर के जुड़ जाता है। COOH जुड़ता था तो उसको कहते थे वहां पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पर भी इसके रिस्पेक्ट में नंबर और क्योंकि ये प्रायोरिटी ऑर्डर में आगे होता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कहेंगे 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद क्या हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये या फिर इसका कॉमन नेम अगर हम देखते हैं इसको कहते हैं सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, अब सोचते हैं इतना तो लिख दिया गया, लेकिन ये हुआ कैसे अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपकी बुक में भी बहुत ज़्यादा नहीं लिखता है, लेकिन मैं तब भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर NaOH का अगर देखा जाए टोटल 3 मोल यहाँ पर खर्च होगा। कैसे कैसे इसको समझते हैं, यहाँ पर 3 क्या और भी यहाँ पर खर्च होंगे। अब देखो यहाँ पर कई मोल्स खर्च होते हैं। जैसे अगर CHCl3 की बात करते हैं, सबसे पहले इसको मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें ये जो क्लोरोफॉर्म, इसको क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के पास अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप क्लोरीन लगे, और क्लोरीन एक -I ग्रुप होता है, और -I ग्रुप होने की वजह से आपको होता है ये -I ग्रुप हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा खींचेगा खींचेगा, जिसकी वजह से कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा, इसके बाद एसिडिक करेक्टर आ जाता है। और यहाँ पर जो NaOH है, ठीक है, NaOH आएगा यहाँ पर याद रखना एक बेस बन करके आएगा, और आते ही क्या कर जाएगा इसके एसिडिक H को निकाल करके चला जाएगा। ऐसे आया, और बेस का काम ही होता है एसिडिक H को हटाना। यहाँ पर H+ निकला तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज। तो अब अगर हम इनको देखें तो हमको ये ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये ऐसे
और जब ऐसा हुआ तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि याद रखना, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये अपने नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के चक्कर में क्या हो जाता है, क्लोरीन को यहाँ से तोड़ के निकालता है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाता है। देखो नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के पास है, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस आकर के इसके माइनस चार्ज को खत्म कर देगा, लेकिन लोन पेयर को थोड़ी खत्म करेगा। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे इनकी स्थिति कुछ ऐसे हो जाएगी, CCl2 ऐसे। इसको हम कहते हैं यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बोलते हैं इसको? डाइक्लोरोकार्बिन। इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। और मैं आपको बता दूं इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है यही होता है। अगर हमसे कभी पूछा जाए कि रीमर टीमर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, तो बताओगे डाइक्लोरोकार्बिन। ये इधर हुआ, और साथ ही साथ यहां पर एक घटना और घटी। अगर मैं आपको बताऊं, ये रहा हमारा फिनॉल, NaOH फिनॉल के पास भी जाता और फिनॉल के भी H को क्या कर देता है, गायब कर देता है, और यहां पर क्या बना लेगा, फिनॉक्साइड। ये रहा स्थिति, देख रहे हैं यहां पर। अब अगले स्टेप की अगर बात करते हैं यहां पर, तो अब आप देखेंगे यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड है। ये कौन है आपका, सोडियम फिनॉक्साइड है ऐसे। अब आपको पता है कि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है हमारा, डाइक्लोरोकार्बिन। ये दौड़ के आता है और यहां पर क्या कर जाता है, आप देखेंगे इनके ऊपर जुड़ जाता है ऐसे। और यहां पर आ रहा इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि आपको अगर इनके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे होंगे कितना होगा बताओ इस कार्बन का। अब बताओगे 2 क्लोरीन की वजह से 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और याद रखना ये ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने में माहिर है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ऑर्थो पोजीशन पे बिठाएंगे और साथ से जो H यहाँ से टूटेगा वो इसी को ही पकड़ा देते हैं। अब देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ON, ठीक है ऐसे, और इस पे जाकर के बैठेगा। अब बताओगे यहाँ पर CH, 2 क्लोरीन है इसके साथ, चाहे एक साथ लिखो चाहे अलग अलग, ऐसे ओपन करके दिखा सकते हैं। और आपकी बुक में इनको लिखता है। आपको पता है अगर यहाँ पर केवल ऐसे बेंजीन के ऊपर CHCl2 हो तो इसको कहते हैं बेंजल क्लोराइड। इसको ऐसे कहता है सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड। और आपकी बुक में एनसीईआरटी में लिखता है यही इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। कल को कुछ ना दे आपको यहाँ पर पूछ लिया जाए इंटरमीडिएट रीमर टीमर का और सकते ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हो, सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड, या फिर आप इसको देख रहे हैं ये इंटरमीडिएट है। अब इसकी रिएक्शन फिर से हाइड्रोलिसिस कराते हैं, बेसिक मीडियम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं। और बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यहाँ पर याद रखना फिर से हम क्या करते हैं, एक्वस NaOH से रिएक्शन कराएंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्वस मतलब वाटर भी है। तो अब देखना यहाँ पर होगा क्या, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, और वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, वाटर आपको पता है H प्लस OH माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पर इनको क्या मिल जाएगा, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर इस वाले कार्बन जिसके ऊपर प्लस आया तो उसको वाटर का क्या मिलेगा, OH माइनस, इनको H प्लस। वैसे ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, माइनस यहाँ पर प्लस, इसकी वजह से यहाँ पर फिर से इसको OH मिलेगा और यहाँ पर H प्लस। तो अगर आप देखें इस वाले कार्बन पे ध्यान दें, 2 Cl हट करके 2 OH इस पे आ जाएंगे और इसकी स्थिति कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगी। अब बताओ ONA, इस कार्बन पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर आप बताओ भाई 2 OH आ जाएगा ना। और हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना कि भाई कभी भी एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं रह सकते। यहाँ से आप क्या करोगे, वाटर निकाल दोगे, क्या निकल जाता है, वाटर। जब वाटर निकल जाएगा तो आपका यहाँ पर ये, अब बताओ जब वाटर निकला, एक इस ऑक्सीजन का बॉन्ड कम हुआ और एक इस कार्बन का, तो वाटर निकलते यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप बन के तैयार हो जाएगा ONA, यहाँ पर आ जाएगा CHO। और जैसे ही इसके बाद अब जाकर के, अब ये पहले स्टेप में ही हो रहा था सब कुछ है, अब किसकी एंट्री होने वाली, H प्लस की एंट्री होगी। जब H प्लस की एंट्री होगी तो ये Na को हटा करके वहाँ पर क्या कर जाता है, H लगा देगा। H प्लस मतलब एसिडिक मीडियम, डाइल्यूट एसिड ऐसे आप कह सकते, ठीक है। यहाँ पर आपका H आ जाता है, ठीक है ये, और यहाँ पर आपका CHO ग्रुप, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। तो इसलिए याद रखना यहाँ पर आपको ज़्यादातर चांसेस ये पूछा जाए, और हाँ आपसे कभी पूछा जाए यहाँ पर कौन है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, तब बताओगे डाइक्लोरोकार्बिन CCl2, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। हाँ आपके बुक में यहाँ पर दिया है सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड, नाम दे दे या फिर आपको ये स्ट्रक्चर दे दे। आप याद रखना इस रीमर टीमर रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर पूरा प्रोसेस उसने इतना सब कुछ तामझाम नहीं बताया, डायरेक्ट वहाँ पर उन्होंने फिनॉल लिखा है, ये लिखा है,
और उसके बाद फिर ये लिख करके फाइनल प्रोडक्ट लगा दिया। तो इसलिए याद रखना, मैंने क्या बताया कि कैसे हुआ। पहले यहाँ पर जो NaOH एक बेस बन के आता है, इसके एसिडिक H को हटा देता है और यहाँ पर माइनस आ जाता है। ये अपने माइनस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोरीन को तोड़ता है, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा न्यूट्रल। अब ये हो जाता है CCl2, है भले इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट लेकिन कोई चार्ज नहीं बचेगा। और दूसरी तरफ फिनॉल को भी इसने फिनॉक्साइड आयन बना दिया। अब डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रोफाइल बन करके इसके ऑर्थो पोजीशन पे जाकर के जुड़ता है और यहाँ से जो H हटेगा उसको खुद पकड़ लेता है। इसलिए अब देखो इस कार्बन के पास कोई H नहीं था, अब यहाँ पर एक H दिखता है, CHCl2 आ जाता है। तो अब सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड हो जाता है, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, दोनों Cl हट करके 2 OH आ जाएंगे। और आपको पता है एक ही कार्बन 2 OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक, वो बहुत अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ करके बाहर निकाल देता है। और तोड़ करके बाहर निकलते ही यहाँ पर एक CHO ग्रुप आ जाता है। CHO ग्रुप और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर Na जो है यहाँ पर, ठीक है, इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर एसिड से रिएक्शंस कराते हैं। तो ये हटा करके यहाँ पर H लगा देगा और आपका यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर सैलिसिलिक एसिड बनके सैलिसिलिडिहाइड बनके तैयार हो जाता है। मैं समझ में ऐसा सब कुछ होता है यहाँ पर। और एक चीज़ और आप यहाँ पर अगर नोट करके ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। याद रखना यहाँ पर फिनॉल है, फिर से रिएक्शन में सबसे पहले आपसे यहाँ पर लिख दिया जाए NaOH। और याद रहे यहाँ पर जो मैंने क्लोरोफॉर्म लिखा था, अगर इसकी यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख दे CCl4, सब कुछ सेम, यहाँ पर CHCl3 था, यहाँ पर CCl4 है, कह रहे तब यहाँ पर जो प्रोडक्ट, यहाँ पर आपको बुक में नहीं लिखते लेकिन अगर आप कोई बुक लगाते हैं कहीं पर, आपको प्रीवियस ईयर में किसी एग्जाम में मिल सकता है, तो आप याद रखना वहाँ पर क्या हो जाएगा, COOH ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। तो मतलब कि अगर फिनॉल की रिएक्शन हम NaOH लेकिन क्लोरोफॉर्म के जहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज किया तो उसके बाद यहाँ पर CHO नहीं, आपको COOH मिलेगा, मतलब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनकर के जुड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ वहाँ पर हो सकता है जिसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। हाँ समझ में, ज़्यादातर आपको ऐसे ही मिलेगा, आप देख करके आपको पहचानना पड़ेगा तभी आप बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतनी मैकेनिज्म के लिए आपके पास समय थोड़ी रहेगा। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए सब बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है, वैसा थोड़ी ना आपको एग्जाम में आ जाएगा आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे वहाँ, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि यहाँ पर यही बनेगा, ऑर्गेनिक का मतलब यही है, ठीक। चलो अब आते हैं यहाँ पर रीड करते हैं ये रीमर-टीमैन रिएक्शन। रीमर-टीमैन रिएक्शन कह रहे कि रीमर-टीमैन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, ऑन ट्रीटिंग फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ, विथ क्लोरोफॉर्म और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स NaOH, तब क्या होगा, कह रहे हैं कि तब आप देखेंगे एक CHO ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट, आकर के जुड़ जाएगा कहाँ पर, ऑर्थो पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजिशन पे एक CHO ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज रीमर-टीमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रीमर-टीमैन रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं। बताया गया द इंटरमीडिएट, क्या है इंटरमीडिएट, देखो क्या नाम लिखते हैं इंटरमीडिएट, सब्सटीट्यूटेड बेंजल क्लोराइड, जो इंटरमीडिएट बनेगा उसकी क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, मतलब बेस में, बेस की उपस्थिति में, टू प्रोड्यूस सैलिसिलिक डिहाइड, सैलिसिलिडिहाइड बना देता है। जैसे आप यहाँ पर देखो, मैंने कहा था आपकी बुक में ऐसे लिखता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन। अब बताओगे CHCl3 एक्वस NaOH, अब बताएंगे यहाँ पर जा करके OH का H हटा करके Na लगा दिया। और साथ ही साथ यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म को ये सारी चीज़ें जाल यहाँ पर लगा करके CHCl2 बना दिया। डायरेक्टली यहाँ पर इन्होंने इंटरमीडिएट इसको लिखा। उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाए बेसिक मीडियम में, तो दोनों Cl हट करके दोनों OH आ जाएंगे और दोनों OH से एक वाटर निकल करके यहाँ पर फाइनली CHO ग्रुप आ जाता है। फिर H+ एसिडिक मीडियम से रिएक्शंस कराएंगे, Na हट करके H आ जाता है, आप कहेंगे सैलिसिलिडिहाइड बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर आपको बताया गया। चलो इसके बाद की अगर रिएक्शंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या बताता है, ऐसे देख लेना, क्योंकि इस रिएक्शन को एक बार हम लोग बेंजीन प्रिपरेशंस में देखे थे। नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, या फिर इसे कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का हम रिडक्शन करने जा रहे हैं। वैसे यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन जल्दी और किसी के साथ नहीं होती है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटे, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जब हम फिनॉल की रिएक्शंस करा देते हैं किससे, जिंक के साथ, तो फिनॉल क्या कर जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन लेकर के निकल लेता है, देखा ZNO, और बचा क्या रह जाएगा, बेंजीन रिंग। फिनॉल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट। तो ये रिएक्शन से आप बताओगे यहाँ पर बेंजीन बन के तैयार हो जाता है ये। तो ये एक रिडक्शन का टाइप आप कह सकते हैं, फिनॉल का रिडक्शन करा दिया गया, जिंक डस्ट, जिंक पाउडर, ऐसा कुछ भी लिखते हैं उससे। तो ये और कोई नहीं बताता आपको, पूरे ऑर्गेनिक NCERT के सिलेबस के हिसाब से आपको केवल 2-3 बार आपको बताया जा चुका है कि फिनॉल का अगर कोई H गायब कर सकता है वो कौन है यहाँ पर,
जिंक है। ठीक, तो आखिरी रिएक्शन में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ऐसा देखते रहना है। यहाँ पर कह रहा है ऑक्सीडेशन, आपको ये कह रहा है कि अगर फिनॉल की रिएक्शन कराते Na2Cr2O7H2SO4, एक्चुअली में ये दोनों रिएक्शन करके यहाँ पर पहले बनाते क्या, H2CrO4, क्या बनाते हैं H2CrO4, आपको एरो पर ये मिलेगा H2CrO4, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर क्रोमिक एसिड। क्या बोलते हैं भाई, क्रोमिक एसिड। और ये आपको रिएक्शंस याद रखनी पड़ेगी क्योंकि मैकेनिज्म में नहीं जाना है, ठीक है, जितना आप मेहनत करेंगे मैकेनिज्म उतना अच्छे से आप याद कर सकते हैं। क्रोमिक एसिड से अगर रिएक्शंस कराते हैं हम फिनॉल की, तो याद रखना कि यहाँ पर अगर आप नहीं पढ़े हो, नहीं देख के गए, तो आपको ऐसा नहीं स्ट्राइक करेगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमिक एसिड, फिनॉल की रिएक्शन क्रोमिक एसिड से कराते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आप देख रहे हैं 2 कीटोनिक ग्रुप आकर के यहाँ पर रिंग से लग रहे हैं, और साथ साथ ये देखा जाए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये कॉन्जुगेशंस में बताया गया 2 कीटोन है, इसको कहते हैं डाई कीटोन, कहते हैं कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन। क्योंकि अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि केवल यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन हमें दिख रहा है और कैसे यहाँ पर 2 लग गए, वो भी यहाँ। तो इसीलिए आपको ये ध्यान ऐसे याद रखना है, वहाँ पर बहुत ऐसा अंदर नहीं जाना है। फिनॉल की रिएक्शन हम जब क्या करते हैं, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस में आता है, Na2Cr2O7H2SO4 से कराते हैं, या फिर इसके जहाँ पर एक लाइन लिख सकता है क्रोमिक एसिड से कराते हैं, तो कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन बनता है जिसको हम कहते हैं बेंजोक्विनोन। ये नाम याद रखना, क्या बन जाता है, बेंजोक्विनोन। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्या लिखता है, क्रोमिक एसिड। किससे कराया जा रहा है, क्रोमिक एसिड। स्टेटमेंट में क्रोमिक एसिड लिखता है और एरो पर Na2Cr2O7 और H2SO4 लिखता है। कह रहे हैं कि प्रोड्यूसेस अ कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन, तब वो क्या करता है, वहां पर कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन बनाता है जिसको नोन एज बेंजोक्विनोन, जिसको हम क्या बोलते हैं वहां पर, बेंजोक्विनोन कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये तो लाइन यहाँ पर खत्म हुई। अब आपको कह रहे हैं अगर फिनॉल को में से हवा में से रख दे, खुले में से रख दे, तो क्या हो जाएगा। कह रहे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल आर स्लोली ऑक्सीडाइज टू डार्क कलर्ड मिक्सचर्स कंटेनिंग क्यूनॉन्स। कह रहे अगर फिनॉल किसी हवा में से बाहर से पड़ा रख देते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे आप देखिए वो डार्क होने लगता है। डार्क कलर मतलब उसका धीरे धीरे उस एयर के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होता जाएगा वैसा डार्क होता चला जाएगा, और क्या कंपाउंड्स बनाएगा, क्यूनॉन्स। जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको कहते हैं क्यूनॉन्स बनाता चला जा रहा है। इतनी रिएक्शंस फिनॉल में आपको ध्यान देनी थी, जो कि काफ़ी रिएक्शन सबके सब काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। खास करके जो मैंने आपको बताया कि डाइल्यूट HNO3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंसनट्रेट से करेंगे तो क्या हो जाएगा, Br2 लेस पोलर सॉल्वेंट से या फिर लो पोलर सॉल्वेंट के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई Br2 वाटर के साथ क्या होगा, ठीक है। फिर कोल्बे रिएक्शंस, कौन सा ग्रुप फिनॉल के जस्ट बगल में आके बैठता है, रिमर टिमर रिएक्शंस में कौन बदलता है, ठीक है। उसका रिडक्शन इनका कौन कर सकता है, जिंक डस। ऑक्सीडेशन के लिए आपको यहाँ पर कौन बताता है, ठीक है, क्रोमिक एसिड्स। तो इतनी रिएक्शन इसकी थी फिनॉल की। चलो इन टेक्स्ट का क्वेश्चन हम लोग के पास है। कह गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट you would expect when each of the following alcohol react with HCl ZnCl2 HBr और SOCl2। यहाँ पर 2 अल्कोहल है, पहला और दूसरा, इनकी रिएक्शन कह रहे हैं कि अगर इन सबसे कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बताओ, ठीक है। पहला ब्यूटेन 1-ऑल, अगर फर्स्ट वाले की बात करते हैं, फर्स्ट में ब्यूटेन 1-ऑल, ये रहा 4 कार्बन का अल्कोहल CH3 CH2, यही तो है ब्यूटेन 1-ऑल। और आपको कह रहे हैं यहाँ पर इसकी रिएक्शंस हम क्या करा रहे हैं, सबसे पहले कह रहे हैं HCl ZnCl2। देखो यहाँ पर कोई कंडीशंस तो दिया नहीं है कि रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर पे होता है एक्चुअली हमारा ये प्राइमरी अल्कोहल है, क्या भाई, प्राइमरी अल्कोहल है, तो रिएक्शन तो नहीं करेगा। लेकिन मान लेते हैं कुछ ऐसा कंडीशंस नहीं दिया है, कहाँ पर रूम टेम्परेचर कहाँ कैसे, तो हम ये मान लेते हैं कि वैसे नॉर्मली हमें पता है स्टेटमेंट कि अगर रूम टेम्परेचर होगा तो नहीं करेगा, लेकिन हम मान लेते हैं कुछ टेम्परेचर दिया गया होगा, तो आपको बताइए OH को हटाकर क्या लगा देगा, Cl, ठीक है, 1-क्लोरोब्यूटेन। वही कह रहे हैं अगर इसकी रिएक्शन Br से करा देते, HBr से करा देंगे, ये इसको हटा करके क्या करता है वहां पर ब्रोमीन लगा देगा, CH3 CH2 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 पे 1 ब्रोमो ब्यूटेन, यही तो होगा भाई। इनका रिएक्शन लोग करा चुके हैं, ये सारी रिएक्शन जब हम लोग पढ़े थे हेलो एल्केन प्रिपरेशन पहले मेथड में वहां पर पढ़े थे। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं SOCl2, जिसको क्या बोलते थे, प्योरेस्ट फॉर्म, याद है, यहाँ पर CH3 CH2 Cl, बस यहाँ पर OH को हटा करके वहां पर लगा देगा Cl।
ठीक है, ऐसा हो जाता है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं, वहां पर आपको बताया गया 2 मेथाइल ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, क्या बोला, 2 मेथाइल ब्यूटेन टू ऑल। अब मैं इसको हटाता हूँ, यहीं पर इसको लिखता हूँ। ठीक है, सिंपल सा, बस OH को हटा करके यहाँ पर Cl लगा दो, Br लगा दो, Cl लगा दो। ठीक है, 2 मेथाइल ब्यूटेन टू ऑल मतलब 4 कार्बन का है, 2 पे मेथाइल है, 2 पे ऑल भी है, ये रहा। और यहाँ पर आपको बताइए टर्शरी है, टर्शरी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से रिएक्शंस करेगा, रूम टेम्परेचर पे भी मस्त में सबसे रिएक्शंस करेगा यहाँ पर। अब बताओ कि HCl प्लस ZnCl2, तो यहाँ पर OH हट करके क्या आ जाएगा, Cl। ठीक है सर। अब यहाँ पर बताया गया है कि HBr, सब कुछ वही है, जहां पर OH लगा वहां पर अपना हेलोजन लगा दो बस। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर लगाते हैं SOCl2। ठीक है, SOCl2 की बात करते हैं तो यहां पर आप बताओ कि यहां पर क्या आ जाएगा, Cl आकर के जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CH3, यहाँ पर फिर से Cl और यहाँ पर CH3। ठीक, ऐसा कुछ हो जाता है। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अल्कोहल से क्या हो जाता है कि आप कैसे देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका अल्काइल हैलाइड्स बन के तैयार हो जाता है। बस आपको ये सिंपल सी रिएक्शन थी। चलो ये तो हो गया। अब अगला यहाँ पर देखते हैं, आपसे कह रहे हैं यहाँ पर 11.7 में प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड्स कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ। एसिड की प्रेजेंस में इनका डिहाइड्रेशन कराएंगे। ठीक है, 11.7 में, और आपसे पूछा जा रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, आप उसको बताओ। फर्स्ट वाले की बात करते हैं। पहले आपको कह रहा है 1 पे मेथाइल है, फिर साइक्लोहेक्सेन ऑल की पोजीशन नहीं बता रहे, इसका मतलब ऑल भी आपका 1 पे ही होगा। ऐसे यहाँ पर आपका पहले पे मेथाइल है और साथ पहले पे OH भी। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, मतलब एसिड के साथ इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, तो याद रखना जब एसिड के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पर वैसे अगर मैकेनिज्म से चलेंगे, ये हटेगा यहाँ पर, क्योंकि ये आकर के यहाँ पर जुड़ता है, यहाँ पर आकर के जुड़ेगा तो OH को हटा देगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आ जाता है प्लस, ये कार्बोकेटायन बनेगा। वो ये टर्शरी है, इससे ज़्यादा और कोई शिफ्टिंग की जरूरत है ही नहीं, मैंने आपको मैकेनिज्म भी बताया था। और अब सवाल आता है, ये क्या कर जाता है कि अपना यहाँ पर मान लेते हैं इसके रिस्पेक्ट अल्फा कार्बन था, ये बीटा और ये बीटा, बीटा से कोई H लेकर के जाएगा और बीटा से H लेकर के जाएगा, तो याद रखना कौन से बीटा से, यहाँ से और यहाँ से H लेके जाए तो बात एक ही है, लेकिन यहाँ से लेके जाए तो एक अलग पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से एक पॉसिबिलिटीज है, यहाँ से एक पॉसिबिलिटीज है। याद रखना अगर यहाँ से लेके जाएगा तो आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे यहाँ पर H लेके जाएगा तो CH2। अगर वो यहाँ से लेकर के गया, यहाँ से H को, ठीक है, क्योंकि यहाँ से H को निकालेगा तो इनके बीच में पाई बॉन्ड्स आएगा, यहाँ पर CH3 ऐसे रहेगा और इनके बीच में पाई बॉन्ड। हमसे बताना है यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। याद रखना ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि जो एल्कीन बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हमारा ग्रुप हो जाएगा और यहाँ पर 2 अल्फा H, यहाँ पर 2, टोटल 4 अल्फा H आपको देखने को मिलेगा इस एल्कीन पे। और हमेशा डिहाइड्रेशन से या फिर एलिमिनेशन से अगर एल्कीन बन रहा है, कौन एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, जहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, और स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन देखने को मिले, पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ कहीं पर, या फिर आपको बताया तो वहाँ पर अल्फा H ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पर आप बात करते हैं, ये हमारा अगर एल्कीन फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, टोटल बताओगे 4 3 7 अल्फा H। तो बताओगे इसका मतलब भाई ये हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और ये हमारा माइनर। ठीक है, ये अब अगर हम बात करते हैं सेकंड क्या बोला, ब्यूटेन 1 ऑल है, CH3 CH2 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 OH है। देखो जब इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस कराएंगे H प्लस के साथ हीट करते हैं, याद रखना पहले H प्लस यहाँ पर जुड़ेगा, जुड़ते ही इनको यहाँ पर तोड़ देगा, माइनस यहाँ पर प्लस आएगा, और जो प्लस आएगा वो याद रखना प्राइमरी कार्बोकेटायन है। अगर वो यहाँ पर जा सकता है तो सेकेंडरी हो जाएगा, वो शिफ्ट होकर के यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ पर जब जाएगा तो जाने के बाद याद रखना H यहाँ पर जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगी। पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था। तो CH3
CH2, यहाँ पर आ जाएगा CH, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर एक H चला जाएगा तो 2 था, एक यहाँ पर मिल जाएगा, 3 हो जाएगा CH3, ये हो जाता है। अब ये सेकेंडरी बन गया। अब यहाँ पर क्या कर जाता है, वो एक H को हटाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर है 2 H है, एक H को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इसको हटाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, इन्हीं के बीच में पाई बॉन्ड्स आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बना सकते थे पाई बॉन्ड, बनाते, लेकिन आपको तब वहाँ पर ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनाते तो आपके पास केवल 2 अल्फा H मिलते, और यहाँ पर बनाते तो आपको दिख रहा है ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, टोटल 6 अल्फा H मिलेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हमें ध्यान है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया, तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, तो हमने बताया। इसके अलावा अगले भी कहते हैं ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल और मोर एसिडिक देन फिनॉल, ये सारी बातें आपको पता है। यहाँ पर रिमर टिमर रिएक्शन, कॉल्वे रिएक्शन आपको पता है क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, अब आपके बुक में यहाँ पर 2 कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल के बारे में यहाँ पर थियोरेटिकल ऐसा थ्योरी देता है, तो उसको हम लोग ऐसा पढ़ लेते हैं, ऐसे पढ़ते चलते समझते चलते। सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स, कह रहे हैं 2 कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल की बात यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ पर क्या बताता है, 2 एल्कोहल होंगे हमारे पास, एक होगा मेथेनॉल, दूसरा होगा इथेनॉल। अगर मेथेनॉल की बात करते हैं तो मेथेनॉल में आपको ये कहता है कि वैसे मेथेनॉल की अगर बात करते हैं, इसको बनाने का जो तरीका हो जाता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस से बनाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आपको एक टर्म बोलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजनेशंस कराते हैं। किसी पे हाइड्रोजन जोड़ देना मतलब उसका क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन। कह रहे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस को जोड़ते जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जुड़ेगा, वहाँ पर हमें कैटलिस्ट चाहिए, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर आपको बताया गया ZnO कैटलिस्ट होगा, इन प्रेजेंस ऑफ CrO2O3 कैटलिस्ट का हम यूज़ करते हैं, और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे तब जा करके वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ेगा और जुड़ करके वहाँ पर बना लेगा मेथेनॉल। और मेथेनॉल या एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, मेथेनॉल बहुत ही हाईली पॉइजनस है, ठीक है। मेथेनॉल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। तो सवाल इतना जहरीला है तो बनाया क्यों जाता है, बताया गया वो पीने के लिए थोड़ी ना बनाया जा रहा है, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में यूज़ किया जाता है, और पेंट वगैरह की जो इंडस्ट्री होती है जो वहाँ पर एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और बताया गया कि अगर हम बात करते हैं मेथेनॉल, इथेनॉल से हम क्या करते हैं, मेथेनॉल से, ठीक है, CH3OH से जो हम लोग पढ़ रहे हैं मेथेनॉल, तो कह रहे हैं कि मेथेनॉल से हम क्या करते हैं, मेथेन नल बनाते हैं, जिसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड्स, बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो बस ऐसा जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, ज़्यादा कुछ हमें समझाना नहीं। कह रहे हैं मेथेनॉल और इथेनॉल और एमंग द 2 कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल। मेथेनॉल की बात करते हैं, मेथेनॉल जिसका फॉर्मूला CH3OH आर आल्सो नोन एज, इसको एक नाम और दिया जाता है वुड स्प्रिट। पता है वुड स्प्रिट क्यों करते हैं, जब मैं आपको IPC पढ़ा रहा था वहाँ पर बताया था, कहा गया था कि ये एक्चुअली जब पहली बार ये केमिकल्स प्राप्त किया गया था वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त किया गया। किससे, वुड मतलब लकड़ी, उसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसको वुड स्प्रिट कहा जाता है। क्योंकि पहले आपको पता है कॉमन नेम वहीं से रखे जाते, जहाँ से डिराइव्ड हुआ, जो उसकी हिस्ट्री होती थी वहीं से उसको उठाते थे। इसे बताया कि मेथेनॉल ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, ठीक है। बताया गया ये प्रोड्यूस किया गया था कहाँ पर, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। लेकिन आज के समय की बात करते हैं, टुडे मोस्ट ऑफ द मेथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कौन, ZnO CrO2O3, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वहाँ पर बनाया जाता है। तो बताएंगे यहाँ पर ये यही हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड H2 से रिएक्शन करता है, यहाँ पर बना लेगा ZnO CrO2O3, 200 से लगभग 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 573 673 इतना केल्विन टेम्परेचर, तब जा करके यहाँ पर मेथेनॉल बन के तैयार हो जाता है। तो सवाल है तो चलो बन तो गया, अब इसके बारे में और क्या बातें हमें ध्यान देनी है। तो कह रहे हैं कि जो मेथेनॉल होता है इज अ कलरलेस लिक्विड, कोई कलर नहीं होता, उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम 373 केल्विन हो जाता है। इट इज़ अ हाईली पॉइजनस इन नेचर, ये बात याद रखना, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। कह रहे हैं कि इंजेक्शन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मेथेनॉल्स कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड लार्ज क्वांटिटीज कॉज इवन डेथ। कह रहे अगर थोड़ी सी मात्रा अगर इंजेक्ट बॉडी के अंदर चली जाती है तो उससे तो आदमी ब्लाइंड हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, और ज़्यादा मात्रा गई तो 100% डेथ होना था, ठीक है। ये बताया गया। और बताया गया मेथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट्स, कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, पेंट इंडस्ट्री में एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, वार्निसेस में इसका यूज़ करते हैं, चीफली फॉर
मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने में भी इनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर बताया गया इथेनॉल। और इथेनॉल के लिए आपको यहाँ पर क्या बताता है, कहता है कि इथेनॉल, वैसे तो आपको बताया कि इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। इथेनॉल की अगर बात करते हैं तो बताया कि पहले के ज़माने में या फिर पहले के लोग क्या करते थे, यहाँ पर इथेनॉल को बनाने का जो तरीका उनका होता था वो शुगर का यूज़ करते थे। शुगर का यूज़ जैसे आपको बताया गन्ने का रस हो जाए, ठीक है, वो हो जाए, ग्रेप्स वगैरह हो जाए, फ्रूट्स वगैरह हो जाए, क्योंकि उसमें भी शुगर ही पाया जाता है। उन्हीं की मदद से क्या करते थे, वहाँ पर इसको बनाते थे, उनका फर्मेंटेशन करते थे। क्या करते थे, फर्मेंटेशन, और तब जाकर के उनको बनाते थे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताया गया, जैसे मान लेते हैं आप ग्रेप्स से, अगर आप अंगूर से बनाना चाहते हो यहाँ पर इथेनॉल, तो आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हो और कैसे बना सकते हो। तो आपको यहाँ पर ये कहता है अगर ग्रेप्स से हमें बनाना है तो याद रखना कि सबसे पहले वहाँ पर ईस्ट वगैरह का यूज़ करते हैं। तो ग्रेप्स के अंदर क्या होता है, शुगर। बताया कि जब हम क्या करते हैं, ग्रेप्स लेके चलते हैं, वहाँ पर क्या कर जाते हैं कि वहाँ पर ईस्ट डाल देते हैं, तो फिर ग्रेप्स को क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं। जब ग्रेप्स फूट जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि जो ईस्ट है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है किसके, ग्रेप्स के अंदर के शुगर के। तो क्या कर जाता है, सबसे पहले इन्वर्टेज एंजाइम को प्रोड्यूस करके उस शुगर को क्या कर जाता है, आपको पता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर क्या कर जाता है कि एक और एंजाइम निकालता है जिसका नाम है जाइमेज। तो जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में वो जो ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज बने थे उन्हीं को क्या कर जाता है, आप बताओगे, एनएरोबिक कंडीशंस में उसको इथेनॉल के रूप में कन्वर्ट कर देता है, और साथ साथ एक गैस भी इवॉल्व करता है जिसका नाम होता है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ ही साथ आपको एक बात और यहाँ पर बताता है, याद रहे कि ये पूरा जो प्रोसेस आपको कराया जा रहा है ये एनएरोबिक कंडीशंस में कराया जाता है, ये पूरा का पूरा फर्मेंटेशंस। यहाँ पर एयर नहीं जाना चाहिए। अगर एयर बाई चांस, बाई मिस्टेक, जो आपके फर्मेंटेशन टैंक है जहाँ पर आप फर्मेंटेशंस करा रहे हैं, अगर वहाँ पर एयर बाई मिस्टेक पहुँच जाता है तो जो आपका इथेनॉल वहाँ पर बना होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पता है, इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होकर के किस में पहुँच जाएगा, इथेनोइक एसिड में पहुँच जाता है। जब इथेनोइक एसिड में पहुँच जाएगा तो आपको पता है उस एल्कोहल का जो टेस्ट होगा वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी। और साथ ही साथ आपको बताया गया कि आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं इथेनॉल का जो प्रोडक्शन किया जाता है, कॉमर्शियली किया जा रहा है, बड़े स्केल पे किसी इंडस्ट्री में यूज़ करना है एज अ सॉल्वेंट वगैरह, लेकिन वहाँ पर ये भी चीज़ का डर है कि अगर इथेनॉल बहुत लोग उसको ड्रिंकिंग में यूज़ करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़े बड़े ड्रम वहाँ पर क्या हो जाता है, इथेनॉल बनाकर रखा गया एज अ सॉल्वेंट यूज़ करने के लिए, लेकिन लोग वहाँ पर उसको चुराना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बताया कि उसको कॉमर्शियली अनफिट, ड्रिंकिंग के लिए अनफिट करने के लिए उसमें 2 केमिकल्स मिला दिए जाते हैं। एक केमिकल जिसका नाम है कॉपर सल्फेट, और जो कॉपर सल्फेट क्या कर जाता है, वहाँ पर एक अजीब कलर दे देगा वहाँ पर। ठीक है, एक कलर वहाँ पर जाता है, कॉपर सल्फेट मिलाने की वजह से इथेनॉल में एक कलर आ जाएगा। और दूसरा बताया कि वहाँ पर पिरिडीन नाम का एक सब्सटेंस मिलाया जाएगा जो कि एक बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस। उसको मिलाते उसका क्या हो जाता है, पूरा स्मेल बहुत ही, वहाँ पर क्या हो जाता है कि आप बताओगे फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस बन जाता है। तो बताया गया सी से आप याद कर सकते हैं, सी फॉर कलर, सी फॉर कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है वहाँ पर कलर लाने के लिए, और बचा दूसरा कौन सा वहाँ पर जाता है, पिरिडीन, वहाँ पर फॉल स्मेलिंग के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो इतना सब कुछ आपको बताया गया, तब पढ़ते हैं, जो भी होगा यहाँ पर इसको रीड भी कर लेते हैं। इथेनॉल के लिए आपको यहाँ पर कहता है, इथेनॉल जिसको कहते हैं C2H5OH इज ऑब्टेन्ड कॉमर्शियली बाई फर्मेंटेशन। द ओल्डेस्ट मेथड इज फ्रॉम शुगर। सबसे पुराना मेथड क्या है वहाँ पर, शुगर से बनाना। कह रहे थे शुगर इन मोलेसेस, शुगर केन और फ्रूट सच एज अ ग्रेप्स इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, बताया गया कि हम जो शुगर यूज़ करते हैं, मोलेसेस मतलब जो सीरा, जो रस होता है शुगर केन का उससे, या फिर फ्रूट सच एज अ ग्रेप्स इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो उसको हम क्या करते हैं, उसके सुक्रोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। बोथ ऑफ विच हैव द फॉर्मूला, मतलब ग्लूकोज फ्रक्टोज का आपको पता है फॉर्मूला C6H12O6 होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम्स। एंजाइम कौन सा एंजाइम होगा जो सुक्रोज को या फिर शुगर को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज फ्रक्टोज में, वो इन्वर्टेज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अंडर को फर्मेंटेशन, अब इसी का फर्मेंटेशन होगा इन द, याद रहे, प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम जिसका नाम होगा जाइमेज, विच इज फाउंड इन ईस्ट, जो ईस्ट में पाया जा रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर C12H22O11 है, ये हमारा एक शुगर है, ये इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, हाँ ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है। फिर जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में अगर हम देखें, ये जो ग्लूकोज फ्रक्टोज जो भी होगा
वो क्या कर रहा है यहाँ पर देख रहे हैं, इथेनॉल बना रहा है और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रोड्यूस कर रहा है। फिर अब आपको यहाँ पर बताता है इन वाइन मेकिंग, जब वाइन को बनाया जा रहा है, इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स से मान लेते बनाया जा रहा है, द सोर्स ऑफ शुगर एंड ईस्ट। कह रहे अगर ग्रेप्स इसके बनाने का मतलब ग्रेप्स किसका काम कर रहा है, वहां पर शुगर का सोर्स है और साथ साथ ईस्ट भी लेकर के चलेंगे। बताया कि एज ग्रेप्स राइपन, जैसे ग्रेप्स क्या हो जाएगा, पक जाएगा, द क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेज एंड ईस्ट ग्रो ऑन द आउटर स्किन। कह रहे क्वांटिटी शुगर की क्या हो जाती है, वो इंप्रूव होती है और ईस्ट क्या हो जाता है, आउटर स्किन पे क्या हो जाता है, ग्रो करने लगता है। फिर बताया गया व्हेन ग्रेप्स आर क्रश्ड, और जब ग्रेप्स को हम क्रश कर देते हैं तो शुगर एंड एंजाइम कम्स इन कॉन्टैक्ट एंड फर्मेंटेशन स्टार्ट। जब ग्रेप्स को हम क्रश कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, जो ईस्ट लेके चले थे, ईस्ट जो एंजाइम निकाल रहा था और जो हमारा वहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है, शुगर, ये एक दूसरे के संपर्क में आता है और फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर बताया गया फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन, हमेशा याद रहे, एनएरोबिक कंडीशन। फर्मेंटेशन को हमेशा एनएरोबिक कंडीशन में किया जाएगा, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पर एयर नहीं पहुँचना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर रिलीज होती रहेगी जैसे जैसे फर्मेंटेशन होता रहेगा। फिर बताया गया यहाँ पर एक्शन ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम जो फिर हमारे ईस्ट हैं जो वहाँ पर उसको बना रहे हैं, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। द एक्शन ऑफ एंजाइम इज इनहिबिटेड वंस द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल फॉर्म एक्सीड 14%। जैसे 14% पहुंच जाता है उसके ऊपर जाने लगता है, ठीक है। आप बताओगे वहां पर क्या हो जाता है कि जो एल्कोहल का फॉर्मेशन ईस्ट कर रहा था वही एल्कोहल उस ईस्ट को मारने भी लगता है, ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे बताया इफ एयर गेट्स इनटू फर्मेंटेशन मिक्सचर, और कभी अगर एयर भी पहुंच जाए वहां पर फर्मेंटेशन मिक्सचर्स में, द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑक्सीडाइज्ड इथेनॉल, ठीक है, तो वो किस में चला जाएगा, इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। जो वहां पर इथेनॉल बन रहा था, अगर ऑक्सीजन वहां पर पहुंच गई तो इथेनॉल को पहुंचा देगा किसमें, इथेनोइक एसिड्स में, विच इन टर्न्स डिस्ट्रॉय द टेस्ट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एल्कोहलिक जो वहां पर उसका जो टेस्ट होना चाहिए एल्कोहल का वो खराब हो जाता है। फिर आपको यहाँ पर बताया गया इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड। इथेनॉल वैसे कलरलेस लिक्विड होता है विथ बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इट इज यूज्ड as a solvent in plant industry and in the preparation of a number of, ठीक है, ये पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है एज अ सॉल्वेंट पे, और बताएगा एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ द नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में इसका यूज होता है और पेंट इंडस्ट्री में एज अ सॉल्वेंट इसका यूज किया जाता है। कह रहे द कॉमर्शियल एल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, जो बड़े लेवल पे अल्कोहल बनाया जा रहा है जिसको सॉल्वेंट की तरह या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में यूज किया जा रहा है, कोई उसको पीना ना शुरू कर दे, इसलिए बताया गया द कॉमर्शियल एल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इन द सम कॉपर सल्फेट। उसमें क्या मिलाते हैं, कहते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या देगा, टू गिव अ कलर एंड अ पेरिडीन। पेरिडीन एक बेस है, ठीक है, जो क्या करेगा, फॉल स्मेलिंग लिक्विड्स बना देगा, ठीक है। वहां पर उसमें बहुत गंदी स्मेल आने लगेगी, एक गंदा कलर आ जाएगा तो जल्दी कोई इसको ड्रिंक नहीं करेगा। बताइएगा, और इसको हम कहते हैं, हम इसका क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट और पेरिडीन मिला करके इसका इट इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। हम कहते हैं हम एल्कोहल का क्या कर रहे हैं, वहाँ पर डीनेचुरेशन करते जा रहे हैं। और आज के समय में कहते हैं नाउअडेज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ इथेन। आज के समय में कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो अल्कोहल बनाया जा रहा है वो कुछ इस टेक्निक से बनाई जा रही है। एक वाटर मॉलिक्यूल को एसिडिक मीडियम में क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ऐड कर देते हैं, तो बताओ कि यहाँ पर CH3 CH2OH बन जाता है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर और साइड में लिखा है, इसको भी देख लेते हैं। आपको कहता है कि अगर इथेनॉल का कोई इंजेक्शन करे तो वहां पर क्या होगा, इंजेक्शन ऑफ इथेनॉल एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही ये एक्ट करेगा। अगर कोई इसका इंजेक्शन करता है, इसको पीता है, तो सबसे पहले क्या हो जाता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। सिस्टम बताएगा इन मॉडरेट अमाउंट इट अफेक्ट द जजमेंट एंड लोअर इनहिबिशंस। कह रहे अगर थोड़ी मात्रा में लिया जाएगा तो वहां पर आदमी को क्या हो जाएगा, चलने उलने में दिक्कत होगी, वो समझ नहीं पाएगा कहाँ पर ऊंचाई है कहाँ पर गहराई, वो कुछ वहां पर डिसाइड नहीं कर पाएगा सही से, उसको दिक्कत होगी। फिर कह रहे हैं कि हायर कंसंट्रेशन कॉजेज नोजिया एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस।
अगर हाई कंसंट्रेशन हो जाता है तो उसको वोमिटिंग हो सकता है, वो क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है। और कह रहे हैं इवन एट हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, एक हायर कंसंट्रेशन इट इंटरफेयर विथ स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन एंड कैन बी फेटल। कह रहे अगर बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ले लिया गया तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है कि वो वहाँ पर क्या हो जाता है कि सांस लेने में उसको दिक्कत हो सकती है और अंततः वो बहुत ही जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ पर बताया गया। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना करते हैं। तो यहाँ तक आपका एल्कोहल और फिनॉल वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर पे आपका ईथर बचा हुआ है तो उसको हम लोग वहाँ पर डिस्कस करते हैं। आज इतना करते हैं, ठीक है, थैंक यू।